नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल आप सभी को आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। तो जो 2023 में 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं आर्ट्स के विद्यार्थी, उनके लिए 12वां में हिस्ट्री का वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। तो जितने भी 12वां का हिस्ट्री का जो आपका टॉपिक्स था, चैप्टर्स था, उन सभी चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको देख लेंगे। उनसे बाहर प्रश्न जो है वो आएंगे नहीं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा, पहले है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। आपको फटाफट से बताएंगे। यही सब कुछ हल्का हल्का सा सवाल आता है 1921 में, 1925 में, 1930 में या 1935 में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ऑप्शन 1921। ठीक है, चलिए दयाराम साहनी के द्वारा जो है पहले हड़प्पा की खुदाई की गई थी। दूसरे अगर प्रश्न को देखेंगे तो दूसरा प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। फटाफट से बताएंगे। सिंधु के किनारे, सतलज के किनारे, सरस्वती के किनारे या फिर रावी के किनारे। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको डी जो दिख रहा है आपको ये आपका डी ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ध्यान देंगे, पूर्व पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग के। फटाफट से बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो यहाँ पे सही जो जवाब होगा सर वो है आपका सी ऑप्शन, कांस्य युग के। याद रखेंगे कौन से युग के, तो कांस्य युग का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला 4 प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर हो जाएगा आपका रंगपुर। फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ हड़प्पा का सबसे बड़ा अगर नगर की बात करें तो वो है आपका मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न आपको दिख पा रहा है, पहले ही दिख रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान जो है सर वो नहीं था। फटाफट से बताएंगे। सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा कि लोहा का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 6वां प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल आपका सिंधु के किनारे होगा, ब्यास के किनारे, भोगवा के किनारे। फटाफट से बताएंगे ये रावी के किनारे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भोगवा के किनारे। लोथल याद रखेंगे हड़प्पा का सबसे प्रमुख बंदरगाह है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है। राज्य का नाम बताना है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या फिर राजस्थान में या पंजाब में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में। बिल्कुल सही उत्तर जो है ये आपका लोथल गुजरात में स्थित है। अगले 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 8वें नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ये रिपीट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए अगर 9वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो ये 9वें नंबर प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। 9वां नंबर प्रश्न बताइए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन 1 है दयाराम साहनी, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है आर.डी. बनर्जी, चौथा है आपका आर.एम. बिस्ट। ध्यान से सुनेंगे। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो 1922 में, आप सब जानते हैं 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा आर होना चाहिए, लेकिन आ है, कोई दिक्कत नहीं। आर.डी. बनर्जी यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 9वां, अब ये 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या लोथल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की बात कर ले तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो कि एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए ही तैयार किए गए थे, जो कि एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो ये 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन 1 है चीन की सभ्यता, ऑप्शन 2 है आपका मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन 3 है मेसोपोटामिया की सभ्यता और चौथा है क्रीट की सभ्यता। इस तरह के जो प्रश्न आपको मिलते हैं खास कर करके गूगल पे या फिर आपका कोई गेस्ट पेपर में, तो अधिकांश में गलत ही होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको मिल जाते हैं क्या भाई, तो चीन, ये याद रखेंगे क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, यहाँ पे मिलते हैं, जबकि क्रीट नहीं। यहाँ पे जो सही जवाब होगा सर वो चीन होगा। चीन वाली जो सभ्यता हमसे पुरानी थी, हमारे पैरेलल नहीं थे, क्योंकि कोई भी व्यापार का साक्ष्य जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का साक्ष्य वो चीन से नहीं था, बाकी इधर पश्चिमी देशों से था। चलिए तो आगे 12 नंबर प्रश्न को अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बताएंगे फटाफट से किस आकार का था। मार्क एकदम गर्दा कर दीजिए, दूरी कर दीजिए। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है कि एकदम इजी एकदम चैप्टर वाइज बारीकी से सभी टॉपिक्स को हम लोग देख लेंगे। अभी हड़प्पा आपको दिखा रहे हैं, तुरंत हम आपको जैसे कि मौर्य काल के दिखाएंगे, मौर्य काल से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। उसके बाद गुप्त काल दिखा देंगे, इसे इतिहास के, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर से लेकर करके सारा हम लोग देख लेंगे, भक्ति आंदोलन से लेकर के महात्मा गांधी सब लोग। तो फटाफट से चलिए जवाब दीजिए 12 नंबर प्रश्न का, सिंधु घाटी का सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है। आयताकार नहीं, वर्गाकार नहीं, वृत्ताकार नहीं, तो त्रिभुजाकार। हम लोग देखे थे कि उत्तर में मांडा से लेकर करके और पश्चिम में सुतकांगी डोर, और दक्षिण में बात कर लेंगे दैमाबाद, जहां से तांबे का रथ मिलता है दैमाबाद से, और इधर पूरब में आलमगीरपुर। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है सर लगभग त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का, यहाँ जो डी दिख रहा है त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? रंगपुर, हड़प्पा, आलमगीरपुर या कालीबंगा? फटाफट से बताएंगे वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो आपका है कालीबंगा। कालीबंगा से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त होता है और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। इसी आधार पर हल चलाने की साक्ष्य प्राप्त होती है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कौन राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे। अगला है आपका 14 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? पूजा नहीं करते थे, बताइए। विष्णु की, प्रकृति देवी की पूजा होते थे, पीपल वृक्ष का होता था। ठीक है, शिव की भी पूजा जो है यहाँ पे होगी। तो यहाँ सही जो जवाब है वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो ये 14 की आपका क ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगर प्रश्नों की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, जैसा कि आप, सिंधु घाटी सभ्यता में इस समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है, पितृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो पितृसत्तात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की या संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना, व्यापार, कला और पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट अगर विशेषता की बात कर ले तो ये बताना है आपको कि क्या है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेष हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? नगर योजना है, व्यापार है, कला है या पशुपालन? तो ये याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट अगर बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता किस पे निर्भर थी? तो ये याद रखेंगे व्यापार पर। व्यापार का साक्ष्य बहुत ज्यादा मिलता है। अगली बात कर लेंगे तो ये है आपका प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है। ठीक है, उसी तरह का प्रश्न आ गया व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर। फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यापार पर। ठीक है, ए ऑप्शन व्यापार पर। अगले याद रखेंगे 18 नंबर प्रश्न है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन 1 है सिंधु घाटी, दूसरा है मिस्र, तीसरा है रोमन, चौथा है चीनी। तो याद रखेंगे सबसे पहले गंदे जल की निकासी की जो व्यवस्था है वो अपने ही सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलता है। तो 18 का यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है कि संदर्भ सभ्यता से संबंधित स्थल चान्हुद्रों की खोज सर्वप्रथम किए थे। तो चान्हुद्रों की खोज करने वाले याद रखेंगे एनजी मजूमदार है। कौन है? तो एनजी मजूमदार हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सर वो आपका सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन क्या है? तो सही है, याद रहेगा आपको। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? नहीं कह रहा है मेसोपोटामिया से, ईरान से, अफगानिस्तान से। हम लोग शायद अभी देखे थे चीन से। तो व्यापारिक संबंध चीन से नहीं है। ठीक है, बाकी इधर ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, पश्चिमी तरफ में व्यापार हो रहा है, लेकिन चीन से व्यापार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चीनी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, इंद्रवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, महादेव या फिर गणेश? तो यहाँ पे सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा कि इनके प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे। याद रखेंगे कौन थे? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे बार याद रखेंगे किसी देवता का उल्लेख है तो वो इंद्र देवता। याद रखेंगे पुरंदर जिनको कहा गया है किला तोड़े वाला। तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति की कहां से मिली है ये बताना है, मोहनजोदारो से या हड़प्पा से, कोटदीजी से, राखीगढ़ी से। फिर नर्तकी की मूर्ति यानी कहने का मतलब है एक नाचती हुई लड़की का मूर्ति, बोले तो डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल कहां से मिली है भाई? तो ये मोहनजोदारो से मिली है। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा सर वो हो जाएगा आपका मोहनजोदारो, यानी ए ऑप्शन सही है। फटाफट से देखते चलेंगे। अगला है, सिंधु सभ्यता का प्रशासन था आपको बताना है राजतांत्रिक, लोकतांत्रिक, नगरपालिक या फिर गणतांत्रिक। तो यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से बताएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नगरपालिक। सिंधु सभ्यता का प्रशासन है नगरपालिक। अगले प्रश्न है, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपका हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी। तो मोहनजोदारो सर सिंधी भाषा का शब्द है। याद रखेंगे कौन भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। जिस मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो होता है मुर्दों का टीला। चलिए ये ध्यान रखेंगे। अब ये फंसाने वाला प्रश्न आ गया सर, कह रहा है कि हड़प्पा लिपि किससे सर्वाधिक साम्य रखती है? किससे मोटा मोटी मिलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन 2 है आपका ब्राह्मणी लिपि, तीसरा है द्रविड़ी लिपि, चौथा है देवनागरी लिपि। देवनागरी नहीं होगा, द्रविड़ नहीं होगा, दक्षिण भारत की लिपियां हैं, जबकि कोई द्रविड़ से भी साम्य रखते हैं, कोई विद्वान मानेंगे। अब आपको दो में से एगो चूज करके और आपको बताना है कमेंट में। गूगल पे सर्च करेंगे खरोष्टी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, ब्राह्मणी
ब्राह्मणी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी, जबकि बता दें कि हड़प्पा वाला आप सब जान रहे हैं कि हम लोग आज इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा वाले लिखते थे इधर से लेकर करके इधर, यानी दाईं से बाईं की ओर लिखते हैं। और आपको चेक करना है कि दोनों में से कौन लिपि लिखी जाती थी दाईं से बाईं, वही याद रखेंगे, उसी से सबसे ज्यादा साम रखेगी। तो ये आपको कमेंट में करना है। 25 नंबर प्रश्न हो गया। 26 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा से सर्वप्रथम ईंटें, बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी कब? 1826, 1831, 1920 या फिर 1931। तो हड़प्पा से सर्वाधिक बड़ी मात्रा में ईंटें प्राप्त हुए थे 1826 में, जिस वर्ष चार्ल्स मैनसन के द्वारा, याद रखेंगे, चार्ल्स मैनसन के द्वारा भारत में सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्धों का साक्ष्य को लेने जुटाने के लिए कुछ इधर साइड में जाकर करके और देख रहे थे, तभी इधर साइड में याद रखेंगे टिल्हा को देख करके और जो आपका चार्ल्स मैनसन थे वो बताए थे कि जरूर इधर कोई सभ्यता दबी हुई है, लेकिन ये अनुमान था कि गंगा घाटी से संबंधित कुछ बातें मिलेगी, लेकिन पता चला कि उससे भी पुरानी सभ्यता की बात आगे चल के आ गई। चलिए, तो ये मोटा मोटी हड़प्पा था। इतना में से कितना सही बन पा रहा है आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप और बेहतर करेंगे। अब हम लोग आते हैं मौर्य में, देखते हैं कि मौर्य का प्रश्न कितना आपसे बन पाता है। मौर्य का प्रश्न एकदम स्टार्टिंग ही हो गया सर। इंडिका के लेखक कौन थे, फटाफट से बताएंगे। इंडिका के लेखक ऑप्शन 1 कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल बरूनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका नामक पुस्तक की जो लेखक है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर ने अपने दामाद कह सकते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे थे। इस राजदूत का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज। कई बार पूछ लेते कि मेगास्थनीज है राजदूत है या यात्री है, इस तरह से, तो याद रखेंगे राजदूत है, ठीक है। चलिए, राजा का दूत, ये चलिए इसी तरह का प्रश्न भी आ गया। अभी आप लोग देखें कि मेगास्थनीज कौन है, फटाफट से बताएंगे। यात्री है, व्यापारी है, राजदूत है, ये गुलाम है। तो मेगास्थनीज की बात कर ले तो ये एक क्या है सर? तो राजदूत है, राजा का दूत, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में निम्न में से किस साक्ष्य से जानकारी नहीं होती है? आपको बताना किससे मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। ऑप्शन 1 है साहित्य से, पुरातात्विक से, मुद्राएं से या फिर अभिलेख से। तो ध्यान से सुनेंगे, मौर्यकालीन की अगर बात कर ले तो इसके लिए साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें हम कुछ अगर हम चर्चा करते हैं सर, तो इसमें आप जानते हैं कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इससे भी मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और बात कर ले तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वो आपका चाणक्य जी किए हैं, उससे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा और बात कर ले सर तो अब याद रखेंगे कलहन की एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी, याद रखेंगे उसका नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है, और राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। और कलहन ने कश्मीर का जब जिक्र किए हैं तो वहां पर अशोक का भी वर्णन जो है वो मिलता है, और अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, यानी कहीं न कहीं वो मौर्य वंश से ताल्लुकात रखता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों। इसके अलावा एक और जो 9वीं शताब्दी में बात कर ले तो विशाख दत्त के द्वारा एक नाटकीय पुस्तक की रचना की जाती है, और याद रखेंगे उस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। तो इतने सारे हम आपको साहित्यिक स्रोत के रूप में बता दिए कि इन सभी से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। यानी पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा कि मिलती है, लेकिन कह रहा है कि नहीं के बारे में। दूसरे याद रखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर बात कर ले तो ये पुरातात्विक, तीसरे है मुद्राएं, और चौथा अभिलेख भी मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, ठीक है। यहाँ पे मुद्राएं जो है वो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो मुद्राओं से जानकारी नहीं मिलती है। तो तीसरा के अभिलेख वगैरह ये सब है, अशोक वगैरह ये सब आएंगे, अभिलेख लिखवाएंगे। तेरह में शिलालेख अभिलेख में आप लोग पढ़े थे कि कलिंग युद्ध का भी वर्णन है, तो तीसरा के यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले अगर चौथे नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। हेबेल है, प्लीट है, कनिंघम है या फिर जेम्स प्रिंसेस है। तो देखिए कहीं पे जेम्स प्रिंसेस है, कहीं पे जेम्स जो है वो आपका प्रिंसेप भी मिलेगा, घबराना नहीं है। इन्हीं के द्वारा पहली बार मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी दी जाती है, यही पहली बार साक्ष्य को पढ़ पाए थे, खास करके अशोक के अभिलेखों को। और ये ध्यान से सुनेंगे 1837 में, अगर प्रश्न ऐसे आते हैं कि कब पढ़े थे तो 1837 में। आदमी का नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप, एक अंग्रेज है, ठीक है। चलिए अगले अगर प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला, ये तो देख लिए। अगले प्रश्न को देखेंगे मौर्यकालीन कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? आपको बताना है मौर्य काल के सर्वाधिक नमूना की बात चल रही है। चैत्य है, स्तूप है, गुहा वस्तु कला है या फिर स्तंभ है। तो मौर्य काल के अगर प्रमुख सर्वाधिक नमूना की बात कर ले सर तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो स्तंभ हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगाने की जगह नहीं, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले छठा नंबर प्रश्न देखेंगे अर्थशास्त्र और इंडिका से निम्नलिखित में से किस वंश पर प्रकाश पड़ता है? तो ये आपका सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से देखेंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। फटाफट से देखेंगे तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा कि अभी बताएं कुछ देर पहले अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अभी प्रश्न को ही देखे हैं, फिर प्रश्न आ गया कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक, इसके बारे में अभी डिस्कस किए थे। बताओ कलिंग पे
कौन जीतता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर कुणाल, याद रखेंगे, या फिर कौन, तो कुणाल हो जाएगा। 1 मिनट, किधर भाग गया जी प्रश्न। हाँ चलिए, प्रश्न है कि कलिंग पर अगर बात कर ले तो कौन जो है वो विजय प्राप्त किया था, तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 7वां की यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िया प्रश्न है कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था किसके काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में, बुद्ध काल में या फिर ऋग वैदिक काल में। तो 16 महाजनपदों की अगर बात कर ले तो ये बुद्ध काल में ही जो है इसका निर्माण शुरू है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो मगध, और मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है, तो गिरिब्रज यानी जिसको राजगीर कहते हैं, और बाद में राजधानी वैशाली जाता है। पहले तो पटना जाता है उदयन के टाइम में, और फिर जब आते हैं शिशुनाग, और शिशुनाग के टाइम में राजधानी वैशाली, और फिर शिशुनाग से कालाशोक के टाइम में फिर से एक बार राजधानी पाटलिपुत्र आता है, और कालाशोक के बाद से मौर्य तक राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र ही सब रहते चला आएगा। फिर चलिए अगली बात कर ले, अशोक का संबंध किस राजवंश से है, नंदवंश से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, चोल वंश से, तो अशोक का संबंध याद रखेंगे मौर्य वंश से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है। अब हम लोग काफी सारे प्रश्न देख लिए हैं, इसलिए अगले वीडियो सीरीज आप लोग हमेशा प्रत्येक वीडियो सीरीज को देखा करिए। अब चाहते हैं कि खास करके इतिहास में हम अच्छे से अच्छे अंक ला पाए, तो एकदम वही प्रश्न एकदम बोर्ड एग्जाम में गिरे जिस प्रश्न को हम अभ्यास करके जाएंगे, तो हमारे सारे टॉपिक्स के जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सबको आप पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके देख लीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कर करके वहां आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया स्पेशल, उस प्लेलिस्ट के जितने भी आपका वीडियो सीरीज है ऑब्जेक्टिव का सबको देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।